अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आफ्रान आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 दैट्स रियल नंबर्स, और आज है इसका 4th लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने कंक्लूड की थी एक्सरसाइज 1.1 और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इरेशनल नंबर्स, जिस पे आने वाली एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.2 बेस्ड है। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बोला था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सर, इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं नंबर सिस्टम में जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या आप कह सकते हो सर रियल नंबर्स में जो भी नंबर्स रियल एग्जिस्ट करते हैं उनमें से अगर हम रैशनल नंबर्स को निकालेंगे, बाकी जो नंबर्स बचेंगे उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। हमें यहाँ पे सिर्फ उतना ही डिस्कस नहीं करना है, वो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था डेफिनेशन इरेशनल नंबर्स का। क्लास 9th में भी आपने और कुछ चीजें पढ़ी थी इरेशनल नंबर्स के बारे में। आपने पढ़ा था कि हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। इरेशनल नंबर्स को कैसे हम लोकेट कर सकते हैं किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। और ये शायद मैं भूल गया था आपको बताना, रियल नंबर्स कैन बी लोकेटेड ऑन ए नंबर लाइन। जो दुनिया के सारे रियल नंबर्स हैं उनको हम लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे भी मैं आपको याद दिलाता हूँ। इरेशनल नंबर्स के बारे में आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी क्लास 9th में। इरेशनल नंबर्स के बारे में आपने मतलब एग्जांपल्स भी देखी थी कौन कौन सा नंबर होता है इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे जो हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि एक नंबर को कैसे हम प्रूव करें कि इरेशनल नंबर है। अरे यार, तुमने सुना ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप बता रहे हो कि √2 जो है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। √2, यू से √2 इज एन इरेशनल नंबर, मगर आप कैसे प्रूव करके दे सकते हो कि ये जो √2 है ये वाकई में इरेशनल नंबर है। अरे यार, आप बता रहे हो कि √5 जो है ना ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, लेकिन आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि जो √5 है इट इज ए इरेशनल नंबर। या फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई और नंबर है, लेट सपोज √7, आप कैसे प्रूव करके दे सकते हो कि जो √7 है इट्स ए इरेशनल नंबर। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। जरा मुझे एक चीज बताओ जल्दी जल्दी मुझे, इन जनरल आप कह सकते हो रूट ऑफ P इज इरेशनल। अरे यार सर, ये P क्या होगा? ये P होता है प्राइम नंबर। अगर रूट के नीचे बेटा कभी भी आपने प्राइम नंबर देखा तो ये जो नंबर है ये हमेशा होगा इरेशनल। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स इन आंखों ने बेटा एग्जाम में देखे हैं। सीधा आपको क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि विच अमंग द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, वो कहेगा रूट ऑफ प्राइम नंबर। उसमें फॉर एग्जांपल ऑप्शन होगा लेट सपोज √5, √7, √3 और मतलब और एक ऑप्शन होगा √16। तू किसको टिक मारेगा? तूने आफरान सर के पास पढ़ा है, तूने पढ़ा है कि रूट ऑफ P इज ऑलवेज इरेशनल वेयर P इज ए प्राइम नंबर। जरा मुझे बताओ √3 दैट मींस इट इज ए इरेशनल नंबर, रूट व्हाट वी कॉल एज √5 इट इज एन इरेशनल नंबर, √7 इट इज एन इरेशनल नंबर, √16 इज नॉट ए इरेशनल नंबर। वो आप ऐसे भी देख सकते हो √16 इज इक्वल टू 4 and 4 is a rational number। जरा मुझे बताओ इन जनरल आप कह सकते हो रूट ऑफ P, मतलब रूट के नीचे आपको प्राइम नंबर दिख गया वो इरेशनल नंबर है। वो तो तूने 9th में पढ़ा था बेटा, लेकिन ये प्रूव कैसे करके दे कि ये इरेशनल है? जरा मुझे बताओ एक नंबर को कब हम, हाँ याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप यहाँ पे इसको ऐसे ही पढ़ते हो कि रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर। याद रखना रूट ऑफ कंपोजिट नंबर इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। याद रखना हर किसी कंपोजिट नंबर का रूट जो है वो हमेशा रैशनल नंबर नहीं होता है। जैसे रूट ऑफ 16 इज ए कंपोजिट नंबर, अगर मैंने इसके ऊपर लगाया रूट इट बिकम्स रैशनल नंबर। लेकिन हमेशा ये रूल नहीं है कि रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल। अगर रूट ऑफ होगा कंपोजिट नंबर दैट इज रैशनल ना। हमारे पास है √15, इफ 15 इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर बट इट इज स्टिल ए इरेशनल नंबर। अरे यार, ये बहुत बढ़िया बात तूने सीखी आज दिन में। रूट ऑफ कंपोजिट नंबर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन रूट ऑफ प्राइम इज
ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज इरेशनल। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोलो, रूट ऑफ प्राइम इरेशनल, रूट ऑफ कंपोजिट सर इट कैन बी रैशनल एज वेल एज इरेशनल, लाइक जरा मुझे बताओ, रूट 25 it is a rational number, root of composite can be rational, it can be irrational as well, like here root of 15 it is a irrational number। ये बातें तो हो गई। इसमें मुझे बताओ एक चीज, मुझे बताओ एक नंबर को हम कब बोलते हैं कि इट इज इरेशनल नंबर। ये कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि बहुत कम चांसेस हैं। हाँ, एक तो यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है कि रूट ऑफ व्हाट इज ऑलवेज इरेशनल। अगर ऑलवेज आया दैट मींस रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। कभी को मुझे बताओ एक चीज, एक नंबर को कब हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। सर एक नंबर को इरेशनल नंबर कभी हम बोलते हैं, अच्छा मुझे बताओ रैशनल कब बोलते हैं, जब हम उसको नंबर को लिख पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। याद रखना, a number is said to be a rational number when it can be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। अच्छा मुझे बताओ अब इरेशनल नंबर का बोलिए, ए रैशनल, मुझे बताओ ए इंटीजर या ए नंबर s is said to be a rational number when it cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। सिंपली रैशनल नंबर की अपोजिट अगर हम डेफिनेशन मानेंगे कि एक नंबर s को हम तभी बोलेंगे इरेशनल जब इसको मैं नहीं लिख सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। कोई बच्चा मुझे सवाल बोलेगा, सर मुझे तो कंफ्यूजन हो गया दिमाग में। क्या कंफ्यूजन हो गया सर? रूट 2 आप कह रहे हो कि इरेशनल नंबर है। हाँ मैं कह रहा हूँ रूट 2 इरेशनल नंबर है। सर इसको तो लिख सकते हैं ना रूट 2 by 1। मैं कह रहा हूँ हाँ लिख सकते हैं, 1 किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। वो कह रहा है बच्चा हाँ है ना, लिखा ना p by q की फॉर्म में where p and q। वो बच्चा भूल जाता है कि डेफिनेशन, वो आधी ही डेफिनेशन याद रखता है, वो सिर्फ यहां तक ही डेफिनेशन याद रखना है कि एक नंबर s को हम तभी इरेशनल बोलेंगे जब हम इसको लिख पाएंगे p by q के फॉर्म में। p by q के फॉर्म में तो लिख पाएंगे हर नंबर को हम, लेकिन डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा देख, where p and q are integers, here p is not an integer, हाँ q is an integer, where हाँ q is not equal to 0, वो वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है। p and q are integers, ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, q ही जितना इंटीजर है। अंडर रूट 2 is not an integer, that means अंडर रूट 2 is a irrational number। अब हमने सबसे जो यहाँ पे मकसद है जिससे हमारी आने वाली एक्सरसाइज भी है, मतलब इरेशनल नंबर में हमने यहाँ पे एक ही चीज सीखनी है। बाकी तो तुम्हें बेसिक चीजें ये तो पता थी, तुम्हें ऑलरेडी अंडर रूट ऑफ p इज इरेशनल, बाकी चीजें तो तुम्हें पता थी। और याद रखना पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको पता है, हालांकि मैंने 1000 बार वहां पे एग्जांपल में बोला पाई इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि जो पाई होता है इसकी जब आप डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और मुझे जल्दी जल्दी बताओ मैं क्या आपको बोल रहा था, मैं आपको बोल रहा था ये बेसिक चीजें आपको पता थी। 10th में आप इरेशनल नंबर की मतलब 10th में आप इरेशनल नंबर में जो सबसे यूनिक चीज सीखते हो वो ये है कि आपको प्रूव करके देना ये जो नंबर्स है ये इरेशनल है। वही मसला है एक्चुअल में 10th में वही चीज आप सीखते हो। इसलिए एनसीईआरटी वाले ने टॉपिक का नाम लिखा है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से तूने 9th में भी पढ़ा था, रिविजिट करेंगे इनको, फिर से देखेंगे। और फिर से देखने का मकसद क्या है, सिर्फ एक ही टॉपिक, एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है कि कैसे हम इस नंबर को प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, कैसे हम रूट 5 को प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, कैसे हम रूट 7 को प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नंबर है। लेकिन किसी भी नंबर को प्रूव करने के लिए, किसी भी ऐसे इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए कि ये इरेशनल है, इसके लिए हमने एक थ्योरम बेटा पढ़नी है। आप उसको प्रूव तब तक नहीं कर सकते हो, आप रूट 2 को प्रूव तब तक इरेशनल नहीं कर सकते हो जब तक न तू एक थ्योरम पढ़ेगा। थ्योरम का नाम है थ्योरम 1.2। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, थ्योरम 1.2 यहाँ पे पढ़ने का सिर्फ एक ही मकसद है। अरे यार सर क्या मकसद है हमारे थ्योरम 1.2 पढ़ने का? यहाँ पे सर एक ही मकसद है, वो है ये कि हम प्रूव कर पाएंगे कोई भी इरेशनल नंबर, दैट मींस दैट इज ए इरेशनल नंबर, दैट मींस रूट 2, रूट 5, रूट 7 इज ए इरेशनल नंबर। इनको प्रूव करने के लिए ये इरेशनल नंबर है। ये प्रूव मतलब ये, इसके लिए आपको एक थ्योरम जरूरी पता होनी चाहिए, एक थ्योरम जरूरी आपको मतलब समझ आनी चाहिए। यहाँ पे वो है थ्योरम 1.2। जरा मुझे पता थ्योरम 1.2 क्यों हम यहाँ पे पढ़ते, एक ही मकसद है इसका, ताकि हम ये जो क्वेश्चन है अंडर रूट, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल, प्रूव दैट रूट 7 इज एन इरेशनल, प्रूव दैट रूट
5 इज एन इरेशनल नंबर। ये चीज प्रूव करने के लिए हमें एक थ्योरम पढ़नी पड़ती है, दैट्स थ्योरम 1.2। मैं कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको कभी ये एज थ्योरम एग्जाम में नहीं आएगी। बेटा तुझे आफ्टर आंसर लिख के देता है यहाँ से, एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं आएगा, एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं आएगा। सर आप क्यों करा रहे हो? लेकिन आफ्टर आंसर ने वादा किया है कि जो भी चीज आपकी टेक्स्ट बुक पे है वो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। एग्जामिनेशन में इसका प्रूफ नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। एनसीईआरटी को डीप अगर बेटा तू पढ़ेगा, देख उसने प्रूफ को यहाँ से स्टार मार्क किया है और स्टार को नीचे लिखा है नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तभी तुझे आफ्टर आंसर 100% गारंटी देता है, वरना वो नकली गारंटी होती है। कोई बताता है एक्सरसाइज 1.1 में 7 क्वेश्चन है, कोई बताता है जहाँ पहले 2 ही आएंगे, बाद के वाले जो 5 है वो नहीं आएंगे। बेटा वो नकली गारंटी होती है, उसको कहाँ से पता है पहले 2 ही आएंगे? एक्सरसाइज का कोई भी नुक्ता हो, क्वेश्चन हो, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे उसने इसके प्रूफ को लिखा है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये थ्योरम यहाँ पे इसका प्रूफ देने का मतलब, यहाँ पे इस थ्योरम को डिस्कस करने का एक ही मकसद है, वो है कि इस मतलब √2 इज इरेशनल। √, इसके बाद जो आने वाली थ्योरम है दैट इज प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। वो एक्चुअल में थ्योरम है, इसके बाद आने वाली 1.3 वो है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। अरे यार उस √2 इज इरेशनल मतलब वो प्रूव करने के लिए आपको ये थ्योरम जरूरी आनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे इसका प्रूफ बराबर ऐसे नहीं लिखूंगा जैसे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। मतलब मैं वर्ड लिखता हूँ, एक एक वर्ड में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करता हूँ, एक एक वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ। कैसे आप लिखोगे लेट दिस एंड लेट कुछ मैं लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं वो इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई करना चाहेगा, इसका प्रूफ एनसीईआरटी ने दिया है, समझाना मेरी बात है। अरे यार समझाना मेरा काम है। अब प्रूफ अगर तू लिखना भी चाहता है कॉपी पे तो एनसीईआरटी से लिख। हालांकि मैं यहाँ पे प्रूफ 100% दिखाता हूँ, लेकिन चूंकि दिस इज नॉट फ्रॉम द इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं इसका प्रूफ आपको सिर्फ समझाऊंगा यहाँ पे। फर्स्ट आई विल चेक वेदर द वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड और नॉट। हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। प्रूफ इसका कैसे हम करते हैं, पहले देखेंगे थ्योरम क्या है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। P हमारे पास एक प्राइम नंबर है, अगर P डिवाइड करता है ए स्क्वायर को देन P डिवाइड्स ए वायर ए इज इंटीजर। कह रहा है कि हमारे पास एक P है प्राइम नंबर, अगर P डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, मतलब अगर P ए स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करता है वायर ए इज इंटीजर, देन ये जो P है ना ये ए को भी डिवाइड करेगा। अरे तुझे ये लगेगा ये क्या सर, ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन तुझे इसको प्रूव करके देना है। प्रूव तुझे एग्जाम में नहीं करके देना, यहाँ पे हम प्रूव करेंगे। यही थ्योरम में यूज करूंगा टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल एंड √5 इज एन इरेशनल नंबर। जरा थ्योरम क्या है, अगर P एक इंटीजर A, P है प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर एक इंटीजर A स्क्वायर मतलब अगर A इज एन इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा कंप्लीटली, देन यही प्राइम नंबर इंटीजर को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यही थ्योरम तुझे याद, हालांकि मकसद सिर्फ यही तुझे याद रखना है। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊंगा, प्रूफ डिस्कस करूंगा यहाँ पे। जरा मुझे बता इफ P इज अ प्राइम नंबर, जरा मुझे बता अगर P मतलब डिवाइड करता है किसको, ए स्क्वायर को, देन P जो है ना ये ए को भी डिवाइड करेगा। वायर P इज अ प्राइम नंबर एंड ए इज एन इंटीजर। जरा जल्दी मुझे बताओ। मैं लिखूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन ए है ना सम इंटीजर, ए इज एन इंटीजर। अरे यार इसको मैं लिख सकता हूं ना एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अरे सर लिख सकते हैं, इसके होंगे ना कुछ प्राइम फैक्टर्स। मैं लिखता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन ए ऑफ ए इज P1, P2/Pn, मतलब ये है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए। अरे यार ए है कुछ इंटीजर, उसके होंगे ना अपने प्राइम फैक्टर्स। ये नेसेसरली नहीं है डिफरेंट, ये सेम भी हो सकते हैं। अरे यार तुम्हें समझ ही नहीं आया। अरे तूने आफरान सर के पास रियल नंबर्स पता है, इतना तो समझ आना चाहिए। मतलब ए हमारे पास इसके कुछ प्राइम फैक्टर्स जैसे 16 के अपने प्राइम फैक्टर्स, 13 के अपने प्राइम फैक्टर्स, मतलब 90 के अपने प्राइम फैक्टर्स, ऐसी ए के होंगे अपने प्राइम फैक्टर्स P1, P2, Pn। हाँ नॉट नेसेसरली कि डिफरेंट होंगे, P1 और P2 बराबर भी हो सकते हैं। क्यों कुछ किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं ना, 2 × 2 × 2, दैट मीन्स जो तमाम प्राइम फैक्टर्स ये इक्वल है ना 2, इसी को लिख सकते हो
बोला ना तुम 2 क्यूब, इसीलिए बुक ने लिखा है वहां पे नॉट नेसेसरली डिफरेंट। P1 हो सकता है, हाँ मे बी P1 और P2 हो सकता है बराबर, P3 हो सकता है डिफरेंट, जैसे होता है 2 into 2 into 3 into 5, जैसे P1 और P2 यहाँ पे बराबर है। तुझे समझ नहीं आया, ये नॉट नेसेसरली कि ये प्राइम फैक्टर्स जो एक है वो डिफरेंट होंगे, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स एक ही। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये मेरे पास है प्राइम फैक्टर्स किसके, ए के, दैट मींस दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए। मुझे पता ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना P1 कामा P2, ये इनटू है, सॉरी कॉमा नहीं है, P1 P2, फिर लिखेंगे ऐसे Pn मल्टीप्लाइड बाय P1 P2 Pn। अरे यार ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए को मैं लिख सकता हूँ ना P1 इंटू P2 इंटू P3 स्लैश 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 इंटू Pn। अरे यार है ना, उसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। दिस इज नॉट नेसेसरली कि ये सेम होंगे, डिफरेंट होंगे, ये सेम भी हो सकते हैं। ऐसे में इसको लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर होता है ना ए इंटू ए, दैट इज ए इंटू ए हमने लिखा ना इसके बराबर, दैट इज ए इंटू ए, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर। अरे तुझे समझ नहीं आया, अरे यार मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं, मैंने कहा इसके प्राइम फैक्टर्स ये ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि P1 इंटू P1 इज P स्क्वायर, P2 इंटू P2 इज P2 स्क्वायर, P3 इंटू P3 इज P3 स्क्वायर। सर मुझे एक चीज बताओ, मैं कह रहा हूँ कि थ्योरम, पहले थ्योरम को समझ, ए पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी कब डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, दैट मीन्स P इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। हमने प्रूव करना है कि P डिवाइड करेगा ए को भी, दैट मीन्स हमने प्रूव करना है P इज ए फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो। सिंपली थ्योरम क्या है, P is a factor of a square, then P is also a factor of a, क्योंकि P अगर डिवाइड करता है a को, that means it is a factor of a। P अगर डिवाइड करता है a स्क्वायर को, सॉरी ये वीडियो कट हो गया था ड्यू टू स्टोरेज इशू। मैं क्या आपको बोल रहा था, मैं कह रहा था कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब है P इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देन P डिवाइड्स ए, हमें प्रूव करना है कि P इज ए फैक्टर ऑफ ए। हमने सिंपली कहा कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए, मैंने ए को लिखा एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, फिर ए स्क्वायर को लिखा ए इंटू ए है बराबर ये है बराबर, दैट मींस ए इंटू ए जब मैंने किया मुझे आया P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर और Pn स्क्वायर स्लैश 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 Pn स्क्वायर। ये P3 स्क्वायर तक भी हो सकता है, P4 स्क्वायर तक भी हो सकता है, P5 स्क्वायर तक भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर। अब मुझे मसला बताओ जल्दी जल्दी, क्वेश्चन में दिया गया है कि P डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, बात को समझना। क्वेश्चन में दिया गया हमें गिवन है कि P डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, इसका मतलब है P है प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर का। अरे यार P है ना प्राइम नंबर, दैट इज P इज द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें मिला कि प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर जो है ना, दैट इज P1। अरे यार मैंने आपको बोला था स्क्वायर मैटर नहीं करता है, स्क्वायर यहाँ पे उस स्क्वायर क्या मैटर करेगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इट इज 2 स्क्वायर, हालांकि इसका मतलब हुआ 2 इज ए फैक्टर ऑफ नंबर, जिसका मतलब 2 स्क्वायर प्राइम मतलब जिसको हम जब लिखेंगे यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर। तुझे समझ नहीं आया, स्क्वायर का मतलब मैंने आपको परसों समझाया, यहाँ पे फैक्टर कहने में स्क्वायर का मतलब नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा था 4 के अगर मैं प्राइम फैक्टर से 2 into 2 दैट मींस 2 स्क्वायर, मैं सिंपली कहूंगा 2 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 स्क्वायर का तो कोई मतलब है नहीं। अगर 3 होता तो मैं कहता 3 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ व्हाट वी कॉल एज 4। इसी तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ P1 is the prime factor of a square, P2 is the prime factor of a square, P3 is the prime factor of a square, Pn is the prime factor of a square। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि P जो है ना ये भी प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, क्वेश्चन कह रहा है दैट मींस इन्हीं में से कोई नंबर होगा ना P। तो ये समझ नहीं आया, अरे यार ये जो P1 P2 P3 P4 कहां तक लिख, चलो तो 5 तक लिख। यहाँ पे P4 जो Pn है हमारे पास, दिस इज P5, ये 5 तक हम बोल रहे हैं। दैट मींस मैं कह सकता हूं ना कि जो ये हमारे पास है ना P1 P2 P3 P4 Pn P5 P5 तक ये जो P है इन्हीं में से कोई होगा P हमारा जो प्राइम नंबर है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, दैट मींस P इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के जब हमने प्राइम फैक्टर कैलकुलेट किए वो यही है P1 P2 P3 P4 Pn, ये इतने बस ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर इतने, इन्हीं में से कोई होगा ना P। अगर इन्हीं में से P1 P2 मतलब Pn में से कोई प्राइम फैक्टर होगा P, हमने क्या प्रूव करना है, दैट मींस हमने यहाँ पे इस कंक्लूजन
क्वेश्चन पे पूछ रहे कि ये जो P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, Pn में से कोई नंबर होगा, कोई प्राइम होगा P। जरा मुझे जल्दी जल्दी यहाँ ही रुकना है। ए को क्या हम लिख सकते हैं, ए को हमने लिखा है ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, P1 P2 P3 P4 Pn लो P5 हमारे पास। ए के प्राइम फैक्टर्स कौन से, P1 P2 P3 P4 P5। अभी मैंने प्रूव किया ना इन्हीं में से कोई है P। अगर इन्हीं में से कोई ये P, दैट मीन्स वो जो P है वो क्या है, प्राइम फैक्टर किसका, इस ए का। दैट मीन्स वो जो P है ना वो डिवाइड करता है इस ए को। दैट मीन्स थ्योरम प्रूव हो गई। अरे तुझे समझ नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन बिल्कुल इजी थ्योरम है समझने के लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर ये हमारे पास है P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, स्क्वायर का यहाँ पे मतलब नहीं होता है, मैं परसों से थक गया। 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 स्क्वायर डज नॉट हियर मीन एनीथिंग। मैं कह रहा हूँ P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, इसका मतलब होता है P1 ए स्क्वायर का फैक्टर है P2, इन्हीं में से एक होगा ए। जब मैं ए को लिख रहा हूँ ए में भी यही आ रही है, अगर ए में भी यही आ रही है तो इन्हीं में से एक होगा P। अगर इन्हीं में से एक होगा P तो जो P हमारे पास है दैट इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए। दैट मींस अगर ये प्राइम फैक्टर ऑफ ए है तो P डिवाइड्स ए आल्सो। अगर P हमारे पास डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, दैट मींस वी कैन कंक्लूड दैट P डिवाइड्स ए आल्सो। दैट मींस हमने कंक्लूड किया जो P है ना ये डिवाइड करता है किसको, ए आल्सो। उसका मतलब क्या होता है, P इज द प्राइम फैक्टर ऑफ ए आल्सो। अगर P प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, दैट मींस P इज द प्राइम फैक्टर ऑफ ए आल्सो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 1.3। वो थ्योरम 1.3 क्या है, वो बिल्कुल बेस्ड है किस पे, थ्योरम 1.2 पे। यहाँ पे ये जो हमने ये यहाँ पे कंक्लूड किया, अगर P स्क्वायर डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, P करता है डिवाइड ए स्क्वायर को, देन P डिवाइड्स ए। ये थ्योरम हम यूज करेंगे किसमें, थ्योरम 1.3 में, दैट इज प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। जो हमारा मकसद है, जो हमारा आज का टॉपिक है, ये थ्योरम हमने इसलिए पढ़ी ताकि हम उसको प्रूव कर पाए। उस थ्योरम में बिल्कुल यूज होगी ये थ्योरम और हम इजीली प्रूव करेंगे √2 जो है ना हमारे पास इरेशनल। इसके बाद जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसका प्रॉपर हम सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि वो जो है ना वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ थ्योरम 1.3, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद है हमारे पास थ्योरम 1.3 दैट इज प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। जो मैं अभी तक बक रहा था कि हमने एक ही मकसद है इस लेक्चर में, दैट इज प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल। हालांकि जो एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, आई थिंक 3 क्वेश्चन है जो आने वाली एक्सरसाइज है 1.2, उसमें भी बिल्कुल क्वेश्चन सिर्फ 3 क्वेश्चन है नाम के, लेकिन मकसद सिर्फ है हमने प्रूव करना इन्हीं को, ये है इरेशनल। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते, इस थ्योरम को यहाँ पे ध्यान रखते हो, इसको रखते हो कि कैसे हम प्रूव करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक्सरसाइज 1.2। हालांकि दिस है ऑनलाइन सेटअप तो मुझे दिखाना पड़ेगा, लेकिन मगर जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो अगर मैं ये थ्योरम अच्छे से पढ़ाता हूँ तो जो बाकी क्वेश्चन है वो बच्चे खुद कर लेते हैं। हालांकि ये सेम √2 को वहाँ पे रिप्लेस करना है, √5 से √5 को वहाँ पे रिप्लेस करना है, √7 से जो भी क्वेश्चन होगा। जरा मुझे बताओ, हाँ जो इसका प्रूफ है, चाहे हमें प्रूव करना होगा किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर, अगर आपको प्रूव करना है कभी भी किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर, इसका जो प्रूफ है ना, उस प्रूफ करने के मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। याद रखना, मतलब जिस मेथड से हम इस चीज को प्रूव करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फलानी नंबर इज एन इरेशनल, ये नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर है या कोई और नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर है, इस चीज को हम प्रूव करते एक टेक्निक से, एक मेथड से। उस मेथड को बोलते हैं प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन, या हम कहते हैं टेक्निक, या हमारे पास कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, इस ऐसे क्वेश्चंस को कोई भी नंबर हमने प्रूव करना होगा ये इरेशनल है, इन नंबर्स को हम प्रूव करते हैं इरेशनल कैसे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है वो हम आगे जाके समझेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड तो आपको पता होता है, उसका मतलब क्या होता है। इन क्वेश्चंस को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। देखो हमने प्रूव कर रहा है कि √2 इज इरेशनल। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जहां पे भी आप मैथमेटिक्स में यूज करोगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि ये जो आपको नंबर प्रूव करके देना है √2 इज इरेशनल, आप इसको एज्यूम करोगे पहले कि √2 है रैशनल, फिर अपनी एजम्पशन को साबित करके दोगे गलत।
अरे यार, जब आपने अपनी एजम्पशन साबित करके दी गलत, एजम्पशन क्या थी, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट, इसका अपोजिट। अरे यार, जब वो गलत है दैट मीन्स ये जो आपके पास प्रूव करनी है वो प्रूव हो गया। तुझे समझ नहीं आया, तुझे प्रूव करके देना √2 इज इरेशनल, तू इज्यूम करेगा √2 इज रैशनल, फिर इसको रैशनल साबित करते करते इसको गलत साबित करेगा। मतलब जब तू √2 इसको इज्यूम करेगा कि ये रैशनल है, फिर इसको तू कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब है इसको साबित करके देगा कि ये गलत है, जो हमने इज्यूम किया था कि वो गलत है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। जब तू इसको इज्यूम करके देगा ये गलत है, दैट मीन्स √2 जो है ये फिर रैशनल नहीं है, दैट इज इरेशनल है। हम क्या देंगे, लेट अस, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे। लेट अस इज्यूम, हम इज्यूम करेंगे, लेट अस इज्यूम, मैं इज्यूम करूंगा टू द कॉन्ट्रैरी, लेट अस इज्यूम टू द कॉन्ट्रैरी, लेट अस इज्यूम टू द कॉन्ट्रैरी, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मेथड इसको कहते हैं। कॉन्ट्रैरी मतलब अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या है, √2 हमने प्रूव करना है इरेशनल, मैं करूंगा टू द कॉन्ट्रैरी, √2 जो है हमारे पास ये रैशनल है। अरे यार, हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये रैशनल है। मैं इसको बता रहा हूँ, मैं इज्यूम करूंगा √2 रैशनल, फिर इसको साबित करके दूंगा ये रैशनल नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, देखो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। देखो, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मेरे पास कोई चीज है, हाथ में है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज है मेरे पास, मैं आपको कह रहा हूं कि ये मेरे पास हाथ है और मेरे पास कोई चीज है, मैं ऐसे ही हाथ देता हूं जैसे बचपन में वो गेम खेलते थे। फिर मैं कह रहा हूं कि आपको बताओ इन दो में से वो जो चीज है वो मैंने किस हाथ में रखी। अगर आप प्रूव करके देते हो फॉर एग्जाम्पल इस हाथ में नहीं है, दैट मीन्स मतलब आपने इनडायरेक्टली प्रूव करके दिए कि इस हाथ में है। अरे यार, बात को समझो, बात को समझो। देखो, बचपन में क्या हम करते थे, कोई भी चीज लाते थे हाथ में, फिर कह रहे थे दूसरे फ्रेंड को ऐसे रखते थे फिर, और कह रही थी कि वो जो चीज है वो मैंने, एक ही चीज थी और वो कहते थे उस दूसरे फ्रेंड को वो मैंने कहाँ पे रखी। हम क्या करते थे, अगर वो फ्रेंड उस फ्रेंड को आंसर देने के लिए दो तरीके, एक तो सीधा मेथड, दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। एक फ्रेंड मतलब अगर वो पहला मेथड अपनाएगा सीधा मेथड, सीधा मेथड मतलब वो आपको बोलेगा हाँ इसी में जो ये फॉर एग्जांपल आपने चीज रखी है वो इसी में रखी है, जब मैं हाथ खोलूंगा इसी में निकली, तो ये मेथड हुआ। दूसरा हुआ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मैं आपको जब मैं चीज हाथ में रखता हूँ उसको दिखाता हूँ, बताता हूँ किस में, वो बताता है इसमें नहीं है। देखो, ये हुआ कंट्राडिक्शन मेथड। वो बताता है कि इसमें नहीं है, अगर इसमें नहीं है दैट मींस ऑब्वियसली मिठाई इसमें होगी, इस वक्त भी उसने सही आंसर दिया। तुझे समझ नहीं आया, एक वो यहाँ पे भी दो तरीके, एक तो प्रूव करके दो डायरेक्टली √2 इज रैशनल, दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है, दैट मींस तुम प्रूव करके दो √2 जो है ना ये रैशनल नहीं है, अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल है। ऐसी जैसे उस दूसरे वाले फ्रेंड ने साबित करके दिया था, क्या दिया था, उसने कहा था हाँ बिल्कुल इसमें नहीं है, अगर उसने बोला था कि इसमें नहीं है दैट मींस उसने डायरेक्टली बोला था दूसरे में तो है, दैट मींस ऑब्वियसली अगर इसमें नहीं है तो दूसरे में होगा। दैट मीन्स मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, लेट अस अज्यूम टू द कंट्ररी √2 इज रैशनल। जरा मुझे बताओ रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं सर, जिनको हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। मैं इसको लिखता हूं √2 is equal to p/q। क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ रैशनल नंबर को इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स? लिख सकता हूँ सर, आराम से लिख सकता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो p and q हमारे पास जिन दो इंटीजर्स के फॉर्म में मैंने इसको लिखा p/q, मैं कह रहा हूँ कि इनका कोई कॉमन फैक्टर है। बात को समझना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनका कोई कॉमन फैक्टर होगा, लेट अस सपोज इनका कॉमन फैक्टर होगा 2। जब मैं उस कॉमन फैक्टर से इन जो p और q, लेट अस सपोज मैं सपोज करूंगा p and q जो इंटीजर्स है, p and q हैव ए कॉमन फैक्टर, इनके पास एक कॉमन फैक्टर है। p and q हैव ए कॉमन फैक्टर, इनके पास कोई कॉमन फैक्टर है हमारे पास s। लेट अस सपोज इनके पास कोई कॉमन फैक्टर है s, मतलब वो मतलब कॉमन फैक्टर का मतलब वो p का भी फैक्टर है और व्हाट वी कॉल एज q का भी फैक्टर है s। अगर वो p का भी फैक्टर है, q का भी फैक्टर है, कॉमन फैक्टर s, दैट मींस देयरफॉर अगर इनका कॉमन फैक्टर आफ्टर डिवाइडिंग बोथ, आफ्टर डिवाइडिंग बोथ
P एंड Q बाई S। जब मैं P एंड Q दोनों को कॉमन फैक्टर S से डिवाइड करूंगा आफ्टर डिवाइडिंग, देखो मसला क्या है, P और Q जो है ना दोनों का कॉमन फैक्टर है S। अगर दोनों का कॉमन फैक्टर है S, दैट मींस P को भी डिवाइड होगा S से, Q को भी डिवाइड होगा S से। अगर P को भी डिवाइड होगा S से, Q को भी डिवाइड होगा S से, मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा S से। जब मैं P को भी डिवाइड करूंगा S से, Q को भी डिवाइड करूंगा S से, यहाँ मत P रहेगा, यहाँ पे कोई और नंबर रहेगा। दैट मींस मैं लिखूंगा √2 इज इक्वल टू A बाई B। तुझे समझ नहीं आया? देख कैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो P बाई Q है, दिस इज 14 डिवाइड बाई 4। P बाई Q है हमारे पास। मैं कह रहा हूं कि इनका जो इन दो का कॉमन फैक्टर है दैट्स 2। 14 का भी कॉमन फैक्टर है और 4 का भी कॉमन फैक्टर है। जब मैं उस 14 बाई 2 से डिवाइड करता हूँ 14 बाई 4 को, इट बिकम्स इक्वल टू 7, इट बिकम्स इक्वल टू 2। अब इनका कोई कॉमन फैक्टर आपस में नहीं है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, ये था ना P बाई Q, ये बन गया हमारे पास A बाई B, इसलिए मैंने √2 को यहाँ पे A बाई B से लिखा। अरे तुम्हें समझ नहीं आया, बात को समझे। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट है, वायर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। अरे यार वो तो ऊपर एग्जांपल से भी समझ सकता है। जरा कैसे है, जरा मुझे जल्दी बताओ, जल्दी तू ऊपर एग्जांपल से भी समझ सकता है। बात को समझना। मैं कह रहा हूं अभी मैंने इनको लिखा था P बाई Q के फॉर्म में, अभी इनके पास था कोई कॉमन फैक्टर, लेट अस सपोज इसका भी था 2, इसका भी था 2। जैसे 14 बाई 4 की फॉर्म में मैंने लिखा था 2, इसको भी डिवाइड करके इसको भी 2 डिवाइड करके इट कम्स टू बी इक्वल टू 7 बाई 2। ऐसे मैंने इसको भी फॉर एग्जांपल 2 से डिवाइड किया, S से कोई कॉमन फैक्टर इनका, इसको भी मैंने S से डिवाइड किया, इसको भी मैंने S से डिवाइड किया, इट कम्स टू बी इक्वल टू A बाई 2। लेकिन यहाँ पे जो A एंड B है ना, ये को प्राइम नंबर्स है। जैसे 7 और 2 यहाँ पे बने हमारे पास आफ्टर डिवाइडिंग बाय द कॉमन फैक्टर 2। ये जो हमारे पास नंबर बना 7 बाई 2, ये हमारे पास को प्राइम नंबर्स। सर मैं तो जानता ही नहीं को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर्स यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, हालांकि मुझे भूल गया था पहले दिन जब मैंने सारे नंबर्स को डिफाइन किया था। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर होगा ओनली 1। को प्राइम नंबर जो होते हैं ना, वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा ओनली 1। दो नंबर्स को आपस में हम को प्राइम नंबर्स तब बोलते हैं, दो नंबर्स को हम आपस में को प्राइम तब बोलते हैं जब इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा सिर्फ 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब A और B को प्राइम है, मतलब इनका जो कॉमन 1 तो दुनिया की किसी भी नंबर का फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, दैट इज 1 तो कॉमन फैक्टर है इन दोनों का। लेकिन 1 के अलावा A और B का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। अरे यार कैसे सर, क्या? क्योंकि मैंने अभी लिया था इसको P बाई Q, अभी था इनके पास P एंड Q नॉट को प्राइम। क्योंकि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर था S, जैसे मैंने कहा 14 और 4 की फॉर्म में मैंने इनको लिखा। जब मैंने उस 2 से डिवाइड किया, अब 7 और 2 हमारे पास को प्राइम है, क्योंकि 7 और 2 जो हमारे पास है, 7 और 2 के मतलब जो है ना वो इनका एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। दैट मींस ये जो A और B हमारे पास है, ये आ गए अब को प्राइम नंबर। जरा मुझे जल्दी बताओ, √2 इज इक्वल टू A बाई B, इसको मैं सॉल्व फर्दर करूंगा। √2 इज इक्वल टू A बाई B जो हमने यहाँ पे लिखा, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैं फर्स्ट नाम रखूंगा ना। चलो ठीक है, ऐसे इसको रखते हैं। √2 इज इक्वल टू A बाई B, इसी को नीचे ऑफ लाना। मैंने ये नए से लिखा, हालांकि मुझे जगह यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व नीचे लाऊंगा तो यहाँ से स्पेस खत्म होगी। मतलब आप जो √2, चलो मैं ऐसे ही लिखूंगा, तुम्हें कंफ्यूजन होगा। स्पेस मतलब स्पेस की, ये मतलब स्पेस जो है ना, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ आना ये बहुत बड़ा इशू है। √2 इज इक्वल टू A बाई B, इसको मैं लिख सकता हूँ √2B इज इक्वल टू A। फिर मैं इसको कर सकता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है ना, वायर A एंड B आर को प्राइम। कैसे को प्राइम वो मैंने आपको सारा डिटेल में समझाया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं स्क्वायरिंग इसको बोथ साइड्स करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सॉरी वीडियो यहाँ से कट हो गया था। मैं क्या आपको बोल रहा था, मैं कह रहा था कि अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा, दोनों साइड से स्क्वायरिंग करूंगा, दैट विल बी √2 का स्क्वायर दैट विल बी 2, B का स्क्वायर दैट विल बी B स्क्वायर एंड A का स्क्वायर दैट विल बी A स्क्वायर। आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। यहाँ पे समझना है, यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल स्किल्स को यूज करना है। मैं कह रहा हूँ कि A स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स सम, मतलब 3 टाइम्स यहाँ पे हो सकते हैं। 2 टाइम्स यहाँ पे है हमारे पास, 2 है कोई नंबर, 2 टाइम्स B स्क्वायर,
दैट मीन्स आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो ना, अगर आपको थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स का सेंस है, आप कंक्लूड कर सकते हो ना, जो ये ए स्क्वायर है इसको 2 डिवाइड करता है, या 2 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अरे यार, थोड़ा सा मैथमेटिकल सेंस लगाना है कि अगर हमारे पास 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, दैट मींस वी कैन कंक्लूड दैट दिस 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, या 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हें समझ नहीं आया? मैंने कहा कि हमारे पास नंबर आया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ पे तुम कंक्लूड कर सकते हो कि जो ए स्क्वायर है ना, दैट इज 2 टाइम्स या सम नंबर टाइम्स बी स्क्वायर, वही नंबर फिर डिवाइड करता है ना ए स्क्वायर को, दैट मींस वही नंबर है ना प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर का। अगर वही नंबर देयरफॉर जो हम ऐसे लिखेंगे सीधा देयरफॉर, ऐसे इसके बाद देयरफॉर 2 जो है ना ये डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। बेसिक मैथमेटिकल सेंस यहाँ पे लगाना है कि अगर ए स्क्वायर बराबर है 2 टाइम्स बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बराबर है कोई टाइम्स बी स्क्वायर, दैट मींस वो जो टाइम्स है ना वो डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को। अरे यार, कॉमन सेंस है, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, मैं जोर मतलब इस पे पता नहीं क्यों दे रहा हूँ। 2 डिवाइड ए स्क्वायर, दैट मींस 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 2 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, देयरफॉर ऑल्सो वी नो हम जानते क्या, हम जानते क्या, जानते हो आप? पी इफ पी हमारे पास प्राइम नंबर, इफ पी डिवाइड्स, अगर हमारे पास पी डिवाइड करता है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन P also divides E। जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी, मैंने आपको वहां पे बोला था भी, इस थ्योरम का मकसद सिर्फ एक ही है, इस थ्योरम को पढ़ने का मकसद वो है इस प्रूव करना, ये जो नंबर है इसको प्रूव करना इरेशनल, या √3 को प्रूव करना इरेशनल, या किसी भी नंबर को प्रूव करना इरेशनल, एक ही मकसद है। हमें पता है इफ P डिवाइड ए स्क्वायर, अगर P कोई प्राइम नंबर है, यहाँ पे 2 है, वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, देन P ऑल्सो डिवाइड्स ए। देयरफॉर हम कंक्लूड कर सकते हैं 2 divides a also, 2 सिर्फ a स्क्वायर को ही डिवाइड नहीं करता है, 2 डिवाइड करता है a को also। यहाँ पे मैं इसको 1 लिखूंगा, इससे पहले मत मैंने कभी 1 लिखा था ना, इसको मैं 1 लिखूंगा। मैंने अभी तक क्या किया, मैंने सिंपल किया। अरे यार सिंपल है, बड़ा सिंपल फंडा है। मैंने कहा ए स्क्वायर इज इक्वल 2 टाइम्स बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है ना कोई टाइम्स बी स्क्वायर, दैट मींस ए इज डिवाइडेड बाय दैट टाइम्स, दैट मींस ए इज डिवाइडेड बाय 2, और हमें मतलब 2 जो है, सॉरी 2 बोलने में गलती हो गई, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 2 डिवाइड करता है ए स्क्वायर, या सिंपली अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल ये मतलब ये नहीं हो रहा है, पिकअप माइंड में नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली याद रखना, अगर ए स्क्वायर है हमारे पास बराबर 2 टाइम्स बी स्क्वायर, या कोई भी नंबर का स्क्वायर है बराबर 2 इंटू कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर, इट मींस दिस 2, ये जो नंबर यहाँ पे ये डिवाइड करता है इस ए स्क्वायर को। फिर आप खुद कंक्लूड कर सकते हो 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। हालांकि बेसिक मैथमेटिक्स है, 2 डिवाइड करता है ए ऑल्सो, इसको मैं लिखूंगा 1। इसके बाद मैं इसको रब करूंगा और मतलब लिखूंगा यहाँ से, इसको मैं ऊपर से रब करता हूँ यहाँ से, फिर मैं यहाँ से लिखूंगा। अब आपने समझा कि यहाँ से जो है ना, जब ये खत्म होगा ना, इसके बाद मैं यहाँ से ऊपर लिखूंगा। मतलब जब आप अपनी कॉपी पे खत्म करोगे, आप ही ऊपर नहीं लिखना, वो तो आपको है सेंस। मतलब जो आप ये मतलब जो, चूंकि मुझे यहाँ से स्पेस नहीं है, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मैं वो इसके नीचे लिखना है। अब मुझे पता, जल्दी मैं कह सकता हूँ ना, अगर यह बात को समझना, अगर जो है ना 2 डिवाइड करता है ए को, जो हमने अभी प्रूव किया, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं ना, अगर 2 डिवाइड करता है ए को, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं आराम से ए इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। कोई बात नहीं, आराम से लिख सकते हैं। अरे यार ये कोई बात ही नहीं है, मैं कह रहा हूं कि मैं लिख सकता हूं ना, अगर 2 डिवाइड करता है ए को, मतलब जो 2 है ना वो फैक्टर है ए का, लेकिन मैं लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स c फॉर सम इंटीजर c, किसी भी इंटीजर c के लिए। अरे यार अगर a को डिवाइड करता है ना 2, तो मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3।
दैट्स इक्वल टू 6। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आया। 2 टाइम्स सी, 2 टाइम्स सी इज व्हाट? सी मैंने लिया 3, 2 3 आर 6। जरा मुझे बताओ 6 क्या हमारे पास आया? ए। जरा मुझे बताओ ए को 6 को डिवाइड करता है ना 2। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आया। 6 को डिवाइड करता है ना 2, वही है ना 2 डिवाइड से। मैं वही कह रहा हूँ कि इफ 2 डिवाइड्स ए, देन मैं लिख सकूंगा ए इज इक्वल 2 टाइम्स सी या 2 टाइम्स 4। 2 4 आर 8। अरे यार 8 क्या आया? ए का वैल्यू। अरे यार 8 को डिवाइड करते हैं ना 2, वही मुझे लिखना है ना। इफ 2 डिवाइड से, देन मींस वी कैन राइट ए इज इक्वल टू सी फॉर सम इंटीजर सी। अगर मैं किसी इंटीजर सी के लिए लिखता हूँ ए इज इक्वल टू सी, देन मैं लिख सकता हूँ देन हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा था ना ए इज इक्वल टू √2, इसको तो एक्स इक्वेशन मानेगा। अरे यार ये नाम है इक्वेशन का, एक्स दो वाई दो, अपना नाम दो। अच्छा मुझे बताओ, देन पुटिंग, हम पुट करेंगे, देन पुटिंग वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन एक्स, जो इक्वेशन एक्स से हमारे पास वैल्यू ऑफ ए है उसको मैं पुट करूंगा इन एबो इक्वेशन। अब इसको कहा नाम देंगे। ये अच्छा प्रूफ है, बड़ा मतलब जबरदस्त प्रूफ है, इसको आपको समझना एक एक वर्ड को। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ए को किसी भी 2 टाइम्स सी लिखूंगा, मैं पुट करूंगा वैल्यू जो यहाँ पे ए हमारे पास √2 बी, इसको मैं पुट करूंगा किस इक्वेशन में? एबो इक्वेशन में, विच इंप्लाइज टू ए के बदले में लिखूंगा √2 टाइम्स बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी, फिर करूंगा स्क्वायरिंग जैसे मैंने वहां की थी। अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब मैं इसको नीचे वाले को रब करता हूँ। मैं लिखूंगा इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैं क्या करूंगा? √2 का स्क्वायर 2, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जरा जल्दी मुझे बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे? इसको कैसे हम लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 2 1 आर 2 आर, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सी स्क्वायर। अरे यार बेसिक मैथमेटिक्स सेंस यूज कर। यहाँ जब मैंने अभी बोला, अगर तुझे बेसिक मैथमेटिक्स सेंस यूज नहीं हो रहा है, जब मैंने अभी तुझे बोला, मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि बी स्क्वायर इसको 2 टाइम्स सी स्क्वायर, बी स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स, मतलब किसी टाइम्स कोई नंबर, मतलब वो जो टाइम्स है ना वो डिवाइड करता है बी स्क्वायर को। देयरफॉर वी कैन कहा, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अरे यार अभी कहा मैंने, अगर कोई भी नंबर हुआ किसी टाइम्स दूसरे नंबर, दैट मींस वो जो टाइम्स है वो नंबर करता है किसी भी नंबर को, जो पहला वाला नंबर हो। दैट यहाँ पे 2 जो है ना ये डिवाइड करता है किसको? बी स्क्वायर। दैट मींस विच इंप्लाइज टू 2 डिवाइड करता है किसको? 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 2 डिवाइड कैसे करता है बी स्क्वायर? यार कॉमन सेंस है, बी स्क्वायर इसको 2 टाइम्स सी स्क्वायर, मींस आप लिख सकते हो इसको 2 टाइम्स समथिंग, दैट मींस 2 डिवाइड करता है बी स्क्वायर को। अगर 2 आल्सो वही फॉर्म लिखेंगे, अगर 2 डिवाइड करता है बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड बी। आल्सो इफ P divides, also we know, हमें पता है, also we know if P divides, अगर P डिवाइड करता है a स्क्वायर को, then P डिवाइड करेगा किसको? a को। P divides a also। ये थ्योरम हमने इसलिए पढ़ी इसी एक चीज को प्रूव करने के लिए। P divides a also, अगर P डिवाइड करता है प्राइम नंबर डिवाइड, लेकिन P होना चाहिए प्राइम नंबर, वो क्योंकि 2 है ना प्राइम नंबर, ये डिवाइड करता है b स्क्वायर को, दैट मींस P also divides b, दैट मींस 2 also divides b, which implies तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो 2 also divides b। इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दूंगा, 2 also divides b। 2 किसको डिवाइड करता है? b। अगर 2 डिवाइड करता है b को भी, इसको मैं मानूंगा सेकंड। जरा मुझे बता, अपनी कॉपी पे देखो, हालांकि मुझे यहाँ पे है नहीं बोर्ड पे, इक्वेशन फर्स्ट आपने किसको लिखा था नाम? या इक्वेशन फर्स्ट नहीं, फर्स्ट किसको आपने नाम दिया था? 2 डिवाइड्स a। सेकंड किसको आपने नाम दिया? 2 also divides b। ऐसे हमने नहीं किया, पूरा प्रूव करके हमने दिया 2 also divides b। अगर 2 a को भी डिवाइड करता है, 2 b को भी डिवाइड करता है, दैट मींस a और b में एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 2। दैट मींस a और 2 को प्राइम नहीं है। अगर a और b को प्राइम नहीं है, दैट मींस जो हमने लिया था a और b को प्राइम है, उसको हमने रॉन्ग साबित किया, वो a और b तो को प्राइम नहीं है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन एराइज होगी। अगर कॉन्ट्राडिक्शन एराइज होगी, दैट मींस जो हमने नंबर लेट किया था रैशनल, वो रैशनल नहीं है, देयरफॉर वो इरेशनल नंबर है। यही आपका था इसमें प्रूफ। इसको हम अब इंग्लिश पे लिखेंगे, लेकिन प्रूफ तो हो गया। जरा मुझे बता कैसे? ए और बी मैंने वहां पे लिखा था आर को प्राइम नंबर्स, लेकिन फिर विद द कोर्स ऑफ टाइम हमने प्रूव करके दिया 2 डिवाइड करता है बी को भी, और 2 डिवाइड करता है ए को भी। अगर 2 डिवाइड करता है बी को भी, 2 डिवाइड करता है ए को भी, दैट मींस इनका है ना कॉमन फैक्टर 1 से अलावा 2। दैट मींस अगर कॉमन फैक्टर 2 है तो ए और बी को प्राइम नहीं। अगर ए और बी को प्राइम नहीं है तो जो ये कंट्राडिक्शन क्यों
इराइज हो गई? ए और बी तो तूने लेट किया था, ये को प्राइम है। ए और बी अब तू प्रूव करके देता है ये टू को प्राइम नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों इराइज हो गई? क्योंकि जो आपने एजम्पशन ली थी वो गलत है। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये जो मतलब ये जो क्वेश्चन है ये सोल्व हो गया। मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में हमने क्या प्रूव करके दिया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ से 3 मार्क्स का मतलब यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, ये जो क्वेश्चन है ये डेडली इंपॉर्टेंट है। √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। आपको कोई भी नंबर आ सकता है कि प्रूव करके तो ये इरेशनल नंबर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो आपकी कॉपी पे लिखा होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड, फर्स्ट एंड सेकंड से हम कंक्लूड करते हैं 2 divides both A and B। 2 डिवाइड न सिर्फ A को करता है बल्कि A and B। Therefore 2 is the common factor। 2 जो है ना, 2 है कॉमन फैक्टर किसका? A और B का, दोनों का। अरे यार, therefore 2 is the common factor। 2 क्या है हमारे पास? कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। अरे यार, अगर 2 डिवाइड करता है ए और बी दोनों को, दैट मीन्स 2 जो हमारे पास है दिस इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी ऑल्सो। अगर बट यहां पे लिखेंगे बट ए एंड बी आर को प्राइम, बट हमारे पास तो मसला हो गया। बट हमने कहा है बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। अरे यार, मसला हो गया ना। ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा है कि ए और बी कोई अलग नंबर्स नहीं, ये को प्राइम नंबर्स हैं। बी आर को प्राइम विच मीन्स को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? विच मीन्स दे हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। ओनली, इनके पास ओनली क्या है? 1 एज कॉमन फैक्टर। दे हैव ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। अरे यार, तुम्हें समझ नहीं आया। हमने प्रूव करके दिया, हमने जो प्रूव किया विद द कोर्स ऑफ टाइम, हमने कहा 2 डिवाइड करता है ए को भी और बी को भी। दैट मीन्स जो 2 है ना, ये कॉमन फैक्टर है ए और बी का भी। बट हमने लेट किया इनिशियली ए और बी है को प्राइम नंबर्स, विच मीन्स उनके पास एक ही कॉमन फैक्टर है, विच मीन्स दे हैव ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। लेकिन हमने प्रूव किया 2 भी है कॉमन फैक्टर, इनका एक ही कॉमन फैक्टर नहीं है, इनके 1 के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर है। दैट मीन्स ये जो ए एंड बी है ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। विच वो नहीं लिखेंगे आप, वो बहुत लंबा हो जाएगा। सीधा इतना ही लिखेंगे विच मीन्स दे हैव ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। हेंस मैं लिखूंगा हेंस द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। हेंस द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगा? हमने लेट किया ए और बी को प्राइम है, लेकिन ये तो निकले ही नहीं को प्राइम। हेंस द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन। हेंस द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो अराइज हो। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अपोजिशन अराइज हो गई। हमने किया था लेट ए और बी को प्राइम है, लेकिन ए और बी को प्राइम नहीं निकली। दैट मींस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। अगर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हो गई, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइजन हो गई जरा मुझे बता। कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि हमने एज्यूम ही गलत चीज की थी। हमने एज्यूम किया था √2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर दैट मींस ये क्या है? अब इरेशनल नंबर हो गया प्रूफ। मैं लिखूंगा दिस इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। पहले एज्यूम करो, मतलब जो √2 है वो इरेशनल है, फिर इसको साबित करके तो पहले एज्यूम करो √2 रैशनल है, फिर उसको साबित करके तो रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो लास्ट पे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? इरेशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इससे पहले इनको माफ करना, शायद है यहाँ पे शायद ए, मुझे पता नहीं है ए आए। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ड्यू टू wrong assumption। क्या रॉन्ग एजम्पशन? जो हमने इनिशियली एज्यूम किया था दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। दैट इज रॉन्ग एजम्पशन दैट √2 इज रैशनल। अगर ये रॉन्ग एजम्पशन है दैट √2 इज अ रैशनल, दैट मींस √2 क्या है? फिर इरेशनल नंबर। इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। Therefore √2 is irrational। जो √2 हमारे पास है वो है irrational।
क्यों? क्योंकि हमने पहले रूट टू को माना रैशनल, फिर उसको रॉन्ग साबित करके दिया, फिर कहा कि ये जो एजम्पशन हमने ली थी वो रॉन्ग थी, रूट टू रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है दैट मीन्स रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर। ये था हमारे पास थ्योरम, ये थी हमारे पास थ्योरम 1.3 दैट प्रूव दैट रूट टू इज ए रैशनल। इसके बाद जो आने वाली एक्सरसाइज है 1.2, मैंने सोचा था कि इसी लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि मुझे लगता है लेक्चर लंबा हो गया, अब हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हालांकि वो डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ वो एक ही क्वेश्चन 3 है, लेकिन मोटिव उसका एक ही है, प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल, प्रूव दैट अंडर 7 इज एन इरेशनल। वो क्वेश्चन टाइप एक ही है, हालांकि क्वेश्चंस डिफरेंट है, लेकिन मतलब वो जो क्वेश्चंस है वो यही है, सेम क्वेश्चंस है कि इनको प्रूव कीजिए ये इरेशनल नंबर है। हालांकि अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मैंने आपको बोला भी शायद, अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं ये चीज़ें फिर प्रूव एक्सरसाइज नहीं कराता हूँ। अगर मैंने इस चीज़ को डिटेल से आपको समझाया कि कैसे ये रूट टू जो है ना इसको प्रूव करना ये इरेशनल नंबर है। अब चूंकि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मुझे ये करना पड़ेगा, उन पार्ट्स को भी प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन उनमें मैं इतना टाइम नहीं दूंगा जितना मैंने इसमें दिया, क्योंकि सिर्फ रूट टू की जगह रूट 5 लिखना है, बाकी तो सारा प्रोसीजर यही है। इसी तरह रूट 5 की जगह रूट 7 लिखना है, बाकी तो सारा प्रोसीजर यही है। हालांकि एक दो पार्ट्स हैं जिनमें थोड़ा सा डिफरेंट किए से, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये थी हमारे पास थ्योरम 1.3 और थ्योरम 1.2। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस chapter. Till then, take care of your mind. Allah Hafiz.